Sri Pappu Yadav, who is sitting, who is going to take chair? Mr. Thomas, we will call him next. हमारे विद्वान मंत्री जी यहाँ नहीं बैठे हैं, You ask him whether लेकिन मैं उनके एब्सेंट में मैं are you going to speak? इस देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बजट पर बोलने के पहले मैं कल Call him then. जो मंत्री महोदया नेजमा हप्तुल्ला जी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है इस देश की स्थिति के बारे में, आजादी के 67 साल के बाद जो सरकारी आंकड़े के रिपोर्ट पर 72% से ऊपर जब देश के आम आवाम की स्थिति यह है, गांव में प्रवेश करके जब हम जानेंगे तब कितना विकराल स्थिति होगी, यह मुझे समझ में नहीं आता है। और उसके बाद इस बजट की प्रासंगिकता और जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से ब्रिक्स में रसिया और चाइना जैसे देशों के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, जो बैंकिंग का सवाल, एक तरफ नेजमा हप्तुल्ला जी की रिपोर्ट इस देश की विकराल स्थिति को दर्शाता है और दूसरे तरफ ब्रिक्स जिस देश की 92% जनता आज भी सिसकती हो, रोती हो, जिस देश की गरीब, इस देश की जरूरतमंद चीजों से आज भी दूर हो, और वहां ऐसे बजटों के में अच्छाई और बुराइयों के बीच देश फंस के रह जाए, तो ये समझ में आता कि इस सदन में बैठकर हम लोग क्या करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं कभी कभी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को सोचता हूं, ये जो अखबार के माध्यम से जो पढ़ के जो बाजीगरी की जाती है, तो मुझे लगा कि यह बाजीगरी तो ऋषि मुनि के काल से लेकर के आज नहीं, अध्यक्ष महोदय, ना इस बाजीगरी तथाकथित विद्वानों से और तथाकथित ऐसे राजा महाराजाओं से, इस बाजीगरी से ना तो कृष्ण बचे, ना राम बचे, ना जैसिस बचे, ना नानक बचे, ना मोहम्मद साहब बचे, ना बुद्ध बचे, ना महावीर बचे। जब इस दुनिया में तथाकथित विद्वानों की बाजीगरी और अर्थशास्त्रियों से जब राम रहीम नहीं बचे, तो इस देश की आम जनता कैसे बचेगी, यह बहुत ही गहरे चिंता का विषय है। और मुझे कभी कभी लगता है जब तक यह उद्योगपति और पूंजीपति और तथाकथित पढ़े लिखे विद्वान IAS IPS रहेंगे, यह कमबख्त न तो जीने देगा न तो हम लोग को मरने देगा। यह स्थिति है इस देश की, ना मरने देता है ना जीने देता है इस देश के आवाम। अब मैं आता हूं, आप चिंता ना करिए। और अच्छे और बुरे के बीच में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको जनता ने दिया है लोगों को हंसाने के लिए, आपको यहां रोने के लिए नहीं कि क्या मिला, विरासत में क्या मिला। आप इसके पहले भी जानते थे कि विरासत में यदि कुछ नहीं है तो आप 15 साल का समय जनता से मांगते कि मैं 15 साल के बाद आपको दुनिया बना के दूंगा। लेकिन आपने जादू की छड़ी दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, आप गाली देते हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल की भी रही और संयुक्त सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में कभी मंत्री थे। इस देश के 67 सालों में जिन लोगों ने देश को चलाया उसमें नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान को मत भूलिए। और दुनिया जो देश का सम्मान करती है, नरसिंहा राव के समय जो देश का प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त यही मनमोहन सिंह ने जिस तरह देश के अर्थव्यवस्था को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम इस हिंदुस्तान को किया था, उस दिन को आपको नहीं भूलना चाहिए।
नरसिंहा राव की सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए, और संयुक्त सरकार जब जनता पार्टी की थी तब, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी तब, सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि 30 साल में आप भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आदरणीय वित्त मंत्री यहां नहीं है। ये 90-91 में जो देश की हालात थे, इसके लिए मनमोहन सिंह जी से मिलकर बात करने गए थे कि आपने देश को कैसे उबारा था, ये अखबार में आया है। और आदरणीय मंत्री जेटली साहब जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम जाकर के मिले थे मनमोहन सिंह जी से, और जाकर हमने पूछा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम क्या करें। यह आपके मंत्री जी ने स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रथम बार अपने गुरु मंत्र लेने के लिए मनमोहन सिंह जी के पास ही गए थे प्रधानमंत्री बनते ही। और आप गाली उन्हीं को देते हैं जिसने देश के 67 सालों में पूरी दुनिया में, चाहे आर्थिक समृद्धि का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे जिस भी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, उसमें देश के 67 सालों में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को यहां कोसने नहीं आया हूं। वह व्यक्ति की विजन था, मैं उसकी बड़ाई करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज वैसे व्यक्ति नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का अति सम्मान करता हूं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल और नरसिंहा राव के समय से लेकर के जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के बारे में, जो आदरणीय ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो पत्र लिख करके मनमोहन सिंह जी के बारे में जो जिन शब्दों का उद्धृत किया है, उसके बाद कुछ कहने के लिए मनमोहन सिंह जी के बारे में और यूपीए के सरकार के बारे में नहीं बचता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देश है कहां। अब मैं आना चाहूंगा कि किसान के बारे में सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं। आजादी के वक्त किसान 70% किसान का जो बजट रेट था वो था 60%, और आज किसानों का बजट रेट है 13%। क्या ये वित्त मंत्री जी को पता है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। एक दूसरी तरफ किसानों के बारे में यह अभी छपी है कि 70% हिंदुस्तान के किसान खेती पर निर्भर हैं, जिसके बच्चे, जिसके युवा किसान अब किसानी नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी उस युवा किसानों को किसानी करने के लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया ताकि वो प्रोत्साहित हो सके, प्रोत्साहन उसको मिले, ताकि वो किसान अपने कामों को, युवा किसान अपनी किसानी को करने के लिए आगे भी शुरुआत रख सके। तो किसानों के लिए तो इन्होंने बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया। हिंदुस्तान की स्थिति के बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ कुछ सवाल को लाना चाहूंगा। आजादी के 67 सालों के बाद एक तरफ 5 स्टार स्कूल और एक तरफ जहां जानवर बनने को बांधा जाता है, बंद किया जाता है, वहां पढ़ाने वाले बच्चों की संख्या इस हिंदुस्तान में 92%। एक तरफ जिस शिक्षक के पास कोई गुणवत्ता नहीं, वो शिक्षक हिंदुस्तान के 92% बच्चों की पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। एक तरफ 5 स्टार की संस्कृति में पढ़ाने और पलने वाला, चाहे वो पप्पू यादव का लड़का हो चाहे राष्ट्रपति का, उनके पढ़ने वाले बच्चे की स्थिति को आप देखिए। हिंदुस्तान बजट बनती है। यदि आप सिर्फ एजुकेशन और अस्पताल की बात हम करें तो आप बिहार के अस्पतालों में चले जाइए या हिंदुस्तान के किसी छोटे गांव के अस्पतालों में चले जाइए, उस अस्पतालों में आपको किसी तरह की सुविधा मिलेगी क्या? कहां हैं हम लोग? कुपोषण का हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? कुपोषण के मामले में हम कहां हैं? 1920 सालों में 1995 से लेकर अब तक 2,96,438 किसान आत्महत्या हिंदुस्तान का किया है। 2,96,438 नवजात शिशु खतरनाक स्थिति में जो जन्म लेता है, 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ नवजात शिशु मरते हैं साल में इस हिंदुस्तान में, और 25 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं इस हिंदुस्तान में 5 साल के अंदर। आप दृष्टि क्यों नहीं डालते इन चीजों पर? आपकी स्थिति हिंदुस्तान में क्या है? यदि आप स्कूल की तरक्की की बात नहीं करिएगा, किसान की तरक्की की बात नहीं करिएगा,
गांव के अस्पतालों की तरक्की की बात नहीं करिएगा। क्या है, आपने स्कूल के अध्यापक और शिक्षक के लिए क्या आपने यह व्यवस्था की है? आप गांव में जाइए, स्कूल के अध्यापक और शिक्षक मिड डे मील के भोजन और भवन बनाने में लगे रहते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपने क्या कोई ऐसा प्रावधान स्कूल के शिक्षकों के लिए अपने बजट में किया है जिसमें कम से कम स्कूल के शिक्षक को 50,000 से ऊपर से ज्यादा तनख्वाह मिल सके और वो सिर्फ पठन पाठन पर अपना ध्यान दे सके, दूसरी कोई व्यवस्था वो में स्कूल के शिक्षक ना लगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनी है अध्यक्ष महोदय? दूसरा चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये जो क्लासिफिकेशन है हिंदुस्तान में, एक तरफ बड़ी संस्कृति, बड़े ऊंच पहुंचने वाले बच्चों की पढ़ाई और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 92% लोगों की पढ़ाई, क्या कभी इस हिंदुस्तान का एजुकेशन समान होगा? सिलेबस एक लेकिन पढ़ाई अलग अलग। दूसरी चीज, अस्पताल में मैं आना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए। अब मैं थोड़ा सा बिहार के बारे में अध्यक्ष महोदय आना चाहूंगा। रोमिला थापर ने लिखा है, प्राचीन बिहार का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है। ये रोमिला थापर का कहना है। सन 1948 से लेकर सन 1992 तक केंद्र सरकार ने जो भाड़ा समानीकरण नीति, फ्रैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया था, जब झारखंड बिहार का था तब भी बिहार की स्थिति बहुत बुरी थी और अरबों खरबों के रूप में हम तब भी घाटे के सौदे में थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना ये थापर के शब्दों में है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर के आज तक बिहार को विशेष पैकेज देने की बात उठी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात उठी, लेकिन आज तक इनके प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर के यह बात कह के आए कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जाते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही देंगे। लेकिन बिहार के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। दुनिया के इतिहास में अध्यक्ष जी, विश्व के इतिहास में 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें 2 विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का था, उसमें 1 विश्वविद्यालय, 2 में एक था विक्रमशिला, दूसरा था नालंदा। नालंदा जिसके वाइस चांसलर अमृत सेन है और जिसको यूपीए की सरकार ने अत्यधिक बजट देकर उस नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के इतिहास में एक मानचित्र पर लाने का पुनरुत्थान करने की कोशिश की। इनके बजट में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 1 पैसा नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आना चाहता हूं, आप बिहार की तरक्की की बात यदि करते हैं तो अध्यक्ष जी आप एक बात जान लें, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा अध्यक्ष जी, 5 मिनट। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हम बुद्ध की वो धरती राजगीर, गया, दुनिया की सबसे पहली धरती वैशाली, जो गणतंत्र की धरती कही जाती है, वैशाली के लिए बजट में कुछ नहीं, नालंदा के लिए बजट में कुछ नहीं, राजगीर के लिए बजट में कुछ नहीं। अब आप यदि इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, आप क्यों बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं, जो बिहार की स्थिति कितनी बुरी है। दूसरी चीज, बिहार में जो जिस भी किसानों के ऋण से लेकर के चाहे जिस भी योजना में ऋण है, क्या आपने कोई छूट ऋण देने की, बिहार के किसी भी ऋणों में आपने छूट देने की पॉलिसी लाई? बिहार में विद्युत बिजली के लिए या बिहार में कोयला के लिए कि जो सब्सिडी दी जाती है अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, जो कोयला दी जाती है अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उसमें सब्सिडी में ढील देने की आपने कोई बजट में लाने का प्रयास किया है? मैं सिर्फ पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं जहां से आता हूं कोसी, मैं अध्यक्ष महोदय मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। मेरा जो क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय वो कोसी है। बाढ़ से प्रभावित 3 हिस्सा बिहार होता है। बजट में इन्होंने कोसी, कमला, महानंदा, गंडक, गंगा से हम घिरे हुए लोग हैं, और जो मिथिला और सीमांचल और कोसी के जो इलाका है वो आधा 6 महीना तक बाढ़ों से प्रभावित होता है। तूफानें आती हैं। बाढ़ से बचाने के लिए, बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। बिहार में कोसी हाईडैम या किसी तरह के नई विद्युतीय परियोजना के लिए आपके पास कोई चीजें नहीं। आखिर आप बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? बिहार को देना क्या चाहते हैं?
आपने कोसी योजना नहीं दी, आपने 106, 107 जो नेशनल हाईवे है उसमें नहीं दिया, आपने कोई नया नेशनल हाईवे नहीं लिया। आप जो सबसे बड़ी चीजें हैं बिहार में, आपने जो मधुबनी का पेंटिंग है, जो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा पेंटिंग है, अध्यक्ष महोदय आपने उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। भागलपुर के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए आपने व्यवस्था नहीं की। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाबा विश्वनाथ सिंहेश्वर जो स्थान दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है, पर्यटक स्थल के रूप में आपने बाबा धर्मराज परसी पर्यटक स्थल, सिंहेश्वर, राम जानकी सीता की जो भूमि है वो वैशाली, आपने सबसे बड़ी बात मक्का दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार में होती है, मक्का पर आधारित उद्योग कैसे लगाया जाए इस पर आपने कुछ नहीं किया। दूध जो सबसे बड़ी क्रांति बिहार की धरती पर है, दूध उद्योग के लिए आपने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, आप उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन आपने कृषि पर आधारित, अध्यक्ष जी 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट। अध्यक्ष जी, कृषि पर आधारित उद्योग के लिए आपने देश में किसी तरह की स्कीम नहीं लाई। सबसे बड़ी बात है, कृषि पर आधारित कोई उद्योग नहीं। 70% हिंदुस्तान में कृषि पर लोग हैं, और कृषि पर छोटे लघु उद्योग की बात आप करते हैं। एक तरफ आप किसानी को बढ़ावा नहीं देते, किसान युवा को खेती करने के लिए बढ़ावा नहीं, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं। मक्का जो बिहार की सबसे बड़ी चीज है, तीसरी सबसे बड़ी चीज मकान। अध्यक्ष जी लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष जी, मछली। अध्यक्ष जी, हमारे इलाके में 14 नदियों से जुड़ा है। अध्यक्ष जी मैं लास्ट कर रहा हूं, मछली जो है अध्यक्ष जी, विश्व का सबसे 14 प्रकार की मछली बिहार में होती है। सर स्पीकर 2 मिनट सर, 14 प्रकार की। यदि मछली उद्योग को बढ़ावा दे दें, मछली उद्योग को और मखान के उद्योग को, खासतौर पर मछली के उद्योग को, अध्यक्ष जी मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मछली उद्योग को बिहार में बढ़ावा मिल जाए तो बिहार तरक्की करेगा। मैं आदरणीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके में जो सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा का जो इलाका है, पूर्णिया, भागलपुर का, ये मछली पर आधारित है, इसलिए मछली उद्योग को बढ़ावा ये दें। और चीनी मिल, लास्ट कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट, बिहार में आप चीनी मिल के लिए कुछ नहीं किया। बिहार की चीनी मिल कितनी बंद है? लास्ट अध्यक्ष जी 1 मिनट में, बिहार की चीनी मिल कितनी बंद है अध्यक्ष जी? और अध्यक्ष जी मैं आग्रह करना चाहूंगा, नए चीनी मिल लगाने की व्यवस्था, चाहे उदा किशुनगंज हो, बनमनखी की चीनी मिल हो। जूट मिल के लिए आपने क्या किया? कटिहार का सबसे बड़ा जूट मिल, राजीव गांधी जी ने पेपर मिल के लिए आपने क्या किया? तो मैं चाहूंगा आप जूट को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करो, मछली के लिए करो, और बिहार के चीनी मिल के लिए, बिहार अंतिम है, बिहार के चीनी मिलों के लिए आप कोई ऐसी योजना लाओ ताकि बिहार के किसान को फायदा हो सके, बिहार के किसान को तरक्की कर सके। सर Thomas. सर Very good. Sir, Thomas. we are discussing. Oh, conclude. So tell you what you want. Finish. Only conclude it. Conclude. Just. अध्यक्ष जी, मैं एक आग्रह करूंगा, इनसे मैं कहूंगा 282 संख्या है, अब इन्हें क्रांति करनी चाहिए। लास्ट कह रहा हूं, ये यदि चाहते हैं हिंदुस्तान की तरक्की, तो 64 सालों में तो हिंदुस्तान की आम आदमी फंसी हुई है। मैं सिर्फ इनसे 3 बात कहना चाहूंगा। एक, युवा के लिए लास्ट है कि युवा को आप, यदि आप किसान ऋण देते हो, आप सब कुछ देते हो, तो इस देश के बेरोजगार युवा के लिए आप कोई ऐसी स्कीम लाओ ताकि वो जीने के लिए उसकी जीवंतता के साथ वो आगे बढ़ सके, चाहे युवा लोन के साथ हो। एक लास्ट है कि मेरा इनसे आग्रह है, सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान की किसान जो इनके बजट में नहीं है, और इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक जो सच्चर कमेटी का मेन मूल मंत्र था, इनके बजट में नहीं है। इस देश की जो कॉमन आदमी है, अध्यक्ष बदलाव कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान की मुसलमानों के भीतर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होगा मेरे जीवन के साथ, ये विश्वास Sir,
we are discussing on the maiden budget. No, cross talk, please. Cross talk. No, that, Thomas, you start, they will. Sir. Your voice is more, that voice is like Sir. that, continue. Sir, we are discussing